नमस्कार दोस्तों, आपने अभी तक मेरे शादी वाले वीडियो के ऊपर ना कोई विचार व्यक्त किए हैं, ना कोई कमेंट्स किए हैं, ना अपनी कोई बातों को बताया है कि अगर मान लो कोई अलग हो गया तो क्यों अलग हो गया, क्या कारण था, क्या वो आज सुखी है, अलग होकर के सुखी है अपने पति से, पत्नी से, बच्चों से, अपने पेरेंट्स से। क्या परिवार टूट करके सुखी हैं? क्या वास्तव में सुखी हैं? क्या सिर्फ पैसा, घूमना फिरना यही सुख है? इसके बारे में अभी तक आपने कोई कमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं भेजे हैं। हो सके तो आप अपनी बात को मेरे पास वीडियो के माध्यम से भी भेज सकते हैं, ऑडियो के माध्यम से भी भेज सकते हैं, अपना नाम छिपा के भी भेज सकते हैं। मुझे शेयर कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि आपके विचारों को पब्लिक के सामने लाऊं। हो सकता है ये पब्लिक में कोई सुधार लाने का कोई तरीका निकले, कोई ऐसी व्यवस्था बैठे जिससे इन बुजुर्गों को तकलीफ नहीं हो और परिवार आपस में जुड़ें। हमारे देश में से ये जो न्यूक्लियर फैमिली का जो फार्मूला चला है, उसके अंदर पेरेंट्स बिल्कुल अपने आप को असहाय और असहज महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, उसके लिए हेल्प कीजिए मेरी। चलो, मैं आपको आज एक और मेरी ज़िंदगी का एक किस्सा बताता हूँ। मैं उस समय जैसलमेर में पोस्टेड था। रात को 11:15 बजे ट्रेन चलती थी बीकानेर के लिए, 11 बजे चलती थी जोधपुर के लिए। उस समय मेरे को बीकानेर जाना था, तो मैं भागता दौड़ता 10:30 बजे के करीब रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहाँ लंबी लाइन लगी हुई थी और एक ही लाइन जिसमें जोधपुर बीकानेर दोनों की टिकटें लग रही थी, तो भीड़ बहुत थी और टिकटें मिल नहीं रही थी। ट्रेन जाने से जस्ट 3 मिनट 4 मिनट पहले उस बुकिंग क्लर्क ने ये अनाउंस कर दिया कि जिसको बीकानेर वाली ट्रेन की टिकट लेनी है वो आ जाए। हम सब लाइन में से छूट करके और सब खिड़की की तरफ भागे और हमने भाग दौड़ करके वो टिकट ले लिया। वो टिकट तो मेरे को मिल गया, लेकिन ट्रेन चल पड़ी और मेरे हाथ में टिकट और ट्रेन चल रही, वो भी दूसरे प्लेटफार्म से। मैं मेन प्लेटफार्म पे जोधपुर की ट्रेन खड़ी हुई थी। पर चलो, अगर मैं पुल के ऊपर से जाता तो मैं ट्रेन कभी नहीं पकड़ पाता, तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैं पीछे से ट्रेन जोधपुर वाली में से चढ़ के पीछे उतर के और बीकानेर वाली ट्रेन का पिछला जो हिस्सा था उसके ऊपर एक डिब्बे में चढ़ गया। मैंने चलती ट्रेन में ही उस डिब्बे को खोलने की कोशिश की, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो खुला नहीं। इधर ट्रेन चल रही थी, तेज होती जा रही थी उसकी गति, और उधर वो डिब्बा खुल नहीं रहा था। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। मेरे बैग रखा हुआ था, पानी की बोतल रखी हुई थी, एक थैला और था मेरा टिफ़िन वगैरह का, वो सारा सामान इतना मेरे पास में, और उधर रेलवे की ताड़ियाँ और रेलवे का जो ये सिग्नल वगैरह जो आता है ये आ रहा। तो मेरे को डर लग रहा, अगर किसी में ही उलझ गया तो मैं तो गया आज गंगा जी, मेरा कोई सहायक नहीं होगा। तो जैसे ही ट्रेन ने आउटर पार किया, आउटर पार करने के बाद मिट्टी इतनी उड़ने लगी, इतनी तेज हो गई कि वो मेरी आंखों में पड़ने लगी और मैं आंख खोल भी नहीं सकता था, ऐसी हालत हो रही थी मेरी। और चिल्ला रहा था मैं बुरी तरह से। उस कोच के अंदर सुनने वाला कोई नहीं दिख रहा था मेरे को, जिसको मैं कोई इशारा कर सकूं, कुछ भी कर सकूं। कोच खाली था लगभग। मैंने कहा आज तो मरेंगे बिल्कुल, कोई नहीं रोक सकता। मैंने लातें मारी दरवाजे के ऊपर बुरी तरह से। जब मैंने काफ़ी लातें मारने के बाद में एक व्यक्ति उस दरवाजे की तरफ आया। उसने देखा बाहर मैं लटका हुआ हूँ, तो उसने उस दरवाजे की पीछे की तरफ से चिटकनी खोलने की कोशिश की। वो चिटकनी बहुत फंसी हुई थी, खुली नहीं। उस आदमी ने उस ट्रेन की एक जो सीट होती है ऊपर वाली, उसकी एक पट्टी तोड़ी। पट्टी तोड़ के पट्टी को मार मार के उसको खोला और खोल करके उसने मेरे को अंदर लिया। दोस्तों, तब तक मेरे को लगता है कम से कम हम 35 किलोमीटर के करीब जा चुके थे। अब आप सोच लो, रेल में 35 किलोमीटर तक लटकते हुए जाना कितना मुसीबत का काम है। कब आदमी गिर जाए, हाथ छूट जाए, कुछ भी हो जाए, भगवान ना करे किसी के साथ भी। मैं अंदर गया तो मेरे को पता चला कि उस कोच में मात्र 5 आदमी थे। 5 में से एक पति पत्नी और बच्चा था और एक पटवारी जी और मास्टर जी थे
और सब अलग अलग बैठे हुए थे क्योंकि ट्रेन का डिब्बा पूरा खाली था। तो पत्नी को तो सुनाई दिया, तो उसने तो पति को रोक दिया, कोई दारूडिया होगा, कोई यूं ही कर रहा होगा, ट्रेन में आ जाएगा, नाटक करेगा, आप तो खुले मत जाओ। तो उसने तो अपने पति को रोक लिया। और पटवारी जी और मास्टर जी बात करने में बिजी थे, उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। पर अचानक जब सुनाई दिया तो अब मेरे को दोस्तों याद नहीं है कि वो पटवारी जी थे या मास्टर जी थे, कौन थे, दोनों में से कोई एक थे। उन्होंने जैसे तैसे मेरे को अंदर लिया। अंदर आने के बाद मेरे मुंह पे मिट्टी 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 मिट्टी, मेरे को पूरा आदमी भी नज़र नहीं आ रहा था, ऐसी हालत हो रही थी। पर मैंने मेरा मुंह वगैरह धोया। धोने के बाद उनको देखा, नमस्कार वगैरह किया। मैंने पूछा आप कौन हो? उन्होंने एक ने जो भी नाम बताया था, मैं माफ़ करना नाम भूल गया हूँ उनका। एक पटवारी थे, एक अध्यापक थे, इतना मेरे को याद है। और उनमें से किसने खोला ये भी अब मेरे को याद नहीं है। लेकिन मैं हड़बड़ाहट और घबराहट और इस सारी में ऐसा कैंकर तो मूड था, मतलब पागल सा था, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मैंने सामान को ऊपर की सीट पे पटका और पूरे दिन का काम करके आया था, थका हुआ था, तो मैं तो मेरे सो गया। और बीकानेर जा कर के 5:45 बजे के करीब उतर गया। बाद में जाके मेरे को ध्यान आया, मैंने कहा मैं कितना मूर्ख आदमी हूँ। जिस आदमी ने मेरा इतना भला किया, मेरे को अंदर लिया, मेरे को सहारा दिया, मेरे लिए वो ट्रेन की पट्टी तोड़ी, इतनी ताकत लगा करके, मैं उस आदमी को धन्यवाद तक नहीं दे सका। कितना मूर्ख आदमी हूँ मैं। आज ये घटना मेरे को बार बार याद आती कि उसने मुझे जीवन दान दिया था और मैंने क्या किया, उसको धन्यवाद भी नहीं दिया। तो माफ़ करना दोस्तों, वो जहाँ भी कहीं हो, ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर उनकी रक्षा करे, उनका ख्याल रखे, उनको तरक्की दे, क्योंकि उन्होंने मेरी जान बचाई। मैं आज उनका बहुत धन्यवादी हूँ। तो इसी तरीके से आप भी कभी भी अगर कोई भी आपको रास्ता भी बताता है, अगर आपको एड्रेस भी बताता है, अगर आपको पानी भी पिलाता है, अगर आपको चाय भी पिलाता है, कोई खाना भी खिलाता है, आप उसको धन्यवाद जरूर दें दोस्तों। धन्यवाद देने में कुछ नहीं जाता, धन्यवाद जरूर दें। धन्यवाद से आपको भी तसल्ली मिलेगी और उस व्यक्ति को भी तसल्ली मिलेगी कि मैंने कुछ किया तो मेरे को धन्यवाद तो मिला कम से कम, और तो हम किसी को कुछ दे ही नहीं सकते। तो आप भी अपने जीवन में इसको ढालें और आप मेरे को कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अपनी यात्रा आगे बढ़े। जीवन की यात्रा है ये, इसी तरीके से चलती रहेगी। अगले एपिसोड में फिर कोई नई बात होगी तो मैं आपको सुनाऊंगा। आप भी सुनाना, मुझे सुनाना, अपने यारों दोस्तों को सुनाना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।